नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो आज जनरल साइंस का क्लास है जो कि क्लास नंबर तीसरा है। हमने पिछले 2 क्लास के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन क्लास पढ़ाए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आज आज क्लास नंबर तीसरा को देखते हैं क्या खास है। अगर कोई चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। और रही बात ये पीडीएफ की, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो आज का पहला सवाल आपके सामने है कि माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? बताइए। सवाल है कि माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये करता है आपका ऑक्सीटोसिन के माध्यम से करता है। ये क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। क्या करता है? भोग विलास की जब भावना होता है तो क्या ऑक्सीटोसिन उसमें क्या बढ़ता है? बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य ऊतक हैं स्त्रियों के गर्भाशय यानी यूटेरस तथा स्तन ग्रंथियों के निर्माण में। 2 लक्ष्य ऊतक हैं, मतलब कौन कौन सा? एक स्त्रियों के गर्भाशय को और स्तन ग्रंथियों के निर्माण में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो जो उत्पन्न होता है वो है आपका पेशी दुष्पोषण। क्या क्या है? पेशी दुष्पोषण ये चीज है। क्या होता है तो अब दिखाते हैं। पेशी दुष्पोषण यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? एक्स गुणसूत्र से एक संलग्न क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जो इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। यह रोग क्या होता है? चलते ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। कौन सा? जो क्या? पेशी दुष्पोषण। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व या अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक नहीं है पूछा है। फट से ऑप्शन देख के टिक मत मार देना है। ठीक है, तो कैल्शियम तो चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए। आयोडीन से क्या दांत मजबूती होने का अथी है क्या कुछ? ये नहीं है यानी आयोडीन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है। जबकि आयोडीन जो होता है ना वो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। आयोडीन का काम क्या है? कि ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है ये? तो इसमें है आपका ग्लूटीन। ग्लूटीन क्या होता है? क्या पूछा सवाल था कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कारक है ग्लूटीन। ये क्या होता है देखिए। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे से बनाई जाती है। ठीक है, आपने सब बनाया होगा, नहीं बनाया तो मैं देख लीजिएगा। सख्त यानी कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। मतलब कठोर में ज्यादा और मुलायम में कम होता है। ठीक है, चलिए सवाल सवाल है कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित किसको करती है कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आप जानते होंगे कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करती है? यह प्रभावित करती है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सा चीज प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यह प्रभावित करती है। यहाँ पर देखिए ये चीज लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हेमोग्लोबिन से जुड़कर कार्यक्षी हेमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
ठीक है, चलिए। छठा नंबर सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? रात्रि में होता है, दिन में होता है, रात में होता है, या दिन अथवा रात्रि में, या केवल दिन में? तो प्रकाश संश्लेषण आप सुने होंगे केवल या दिन में अथवा रात्रि में होता है। कब होता है? दिन में अथवा रात्रि में, मतलब क्या, कभी दिन में कभी रात में होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। दिन और नहीं, दिन में अथवा रात्रि में। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश। प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, विद्युत प्रकाश से। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, या चमगादड़ों में? तो फेरोमोन्स जो है वो पाया जाता है आपका कीटों में। कहाँ पाया जाता है? कीटों में। यह क्या होता है फेरोमोन्स? देखिए, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जो कीट लोग उसको उत्सर्जित करते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करता है। इसके विपरीत जो लिंग होता है उसको आकर्षित करता है करने तथा स्वभाव को भी निर्धारित करने का कार्य करता है। क्या करता है? उसको स्वभाव में परिवर्तन करने का काम करता है। ठीक है, चलिए। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो हेमेटाइट। किससे लोहा प्राप्त करते हैं? तो हेमेटाइट से आप लोहा प्राप्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनोजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। मोनोजाइट रेत से क्या होता है? थोरियम प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो यहाँ तीन को सीखने को मिलता है। हेमेटाइट से लोहा, मोनोजाइट रेत से थोरियम, और पिच ब्लेंड से यूरेनियम। ठीक है, चलिए। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? किसके बराबर होता है? तो ये होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। कौन सा? अल्फा कण के दो धन आवेश जो होते हैं इसका द्रव्यमान लगभग जो बराबर होता है वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या बोलता है कि अल्फा कण ही हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेशिक युक्त हीलियम आयन होता है। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इनकी जो मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुना होती है। क्या कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है? क्रिस्टल नहीं है। तो क्रिस्टल की अगर बात करें, क्रिस्टल किसमें नहीं होता है? आप ऑप्शन देख के इसे बता सकते हैं। तो हीरा में क्रिस्टल भी होता है, क्वार्ट्ज में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, लेकिन गंधक में होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में जानते हैं कि नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टलीय की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक जो है क्रिस्टलीय श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए हमारा गंधक आंसर इसमें नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई साहब, और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका नीला हरा शैवाल जो है ना, वो क्या है कि जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से यह संबंधित है। कौन सा? नीला हरा शैवाल। इसके बारे में जानते हैं कि नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए
जो है धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से इसका उपयोग में लाया जाता है। किसको? ये वायुमंडल नाइट्रोजन को। नील हरित शैवाल क्या करता है ना, नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। नील हरित शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए। जौ के अंकुरित बीजों को किण्वन से बने शराब को कहते हैं। जौ के जो जौ होता है ना, तो उसके अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? जौ के, इसको बोलते हैं बियर। कौन कौन पिए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्या बोलते हैं इसे? ये है बियर, जिसे होता है सर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है ये? अधिकतर बियर जो बार्ले के किण्वन से बनते हैं, यानी गेहूं के किण्वन से बनती है, इसलिए वह भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब को या ऑक्सो ऑक्सो के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से बुलाया जाता है? ऑक्सो। ठीक है, चलिए। सिरका का रासायनिक नाम है, बहुत ही बेहद आसान सवाल है। सिरका का रासायनिक नाम बोलते हैं एसेटिक अम्ल को। क्या बोलते हैं? सिरका का रासायनिक नाम होता है एसेटिक अम्ल, याद रखिएगा। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिरका का निर्माण जो है फलों युक्त शर्करा के रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है और सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक जो है इसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सवाल है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली। तो जेली बनाने हेतु जो निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए आपका अमरूद जो है बहुत ही उपयोग होता है। कौन सा? किसको बोलते हैं? अमरूद, गुआवा, बहुत ही उपयुक्त है। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है, सुनिएगा, जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है। क्या करता है? वो सेट नहीं होने देता है। यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है, पपीता नहीं है। ठीक है। आम और कैथे में पेक्टिन की उपस्थिति में क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद जो है, अमरूद अमरूद की बात कर रहा है, अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। यह अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। ठीक है, चलिए। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? जो मछली मर जाती है ना, देखते गंध आता है, तो वो किस यौगिकों के कारण होता है ऐसा? तो ये होता है आपका एमिनो यौगिक से। किसके कारण होता है? एमिनो यौगिक से ऐसा होता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ट्राइमेथिलिएमिन एक तृतीयक एमिन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है। इसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथित समूह से प्रतिस्थापित होता है। अब मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। क्या होती है? जो है इन्हीं वाली दुर्गंध से निकलने वाली जो होता है, इन्हीं यौगिकों के कारण क्या होता है? ये गंध करता है। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? मतलब वजन बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, बताइए अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर एक व्यक्ति जो है संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, वह गहरी सांस अंदर लेता है और तराजू की रीडिंग क्या होगा? तराजू की रीडिंग जो है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यहाँ देखिए। एक व्यक्ति गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु में 1.225 ग्राम वजन होती है। 1 लीटर अगर वायु लेते हैं तो उसका वजन कितना होता है? 1.225 ग्राम वजन होती है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर वायु
कि वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा, हालांकि व्यक्ति के घनत्व में भी कमी दर्ज होगी। ठीक है, चलिए। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? एक पिंड का जो अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? अधिकतम भार होता है आपका हाइड्रोजन। एक पिंड का किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। एक कैसे होता है देखिए। किसी पिंड का सदैव नियत रहता है और इसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है गुरुत्व बल पर और दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल पर। ठीक है, इसीलिए क्या क्या दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः इसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। क्या होगा? पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। ठीक है, चलिए। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, बताइए। सवाल ही बहुत ही बेहतरीन है कि हमें हरा घास हरा क्यों दिखता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है, इसीलिए क्या होता है, हमको वो चीज हरा दिखता है। देखते हैं जानवर वगैरह का हरा नहीं दिखता है, याद रखिएगा। गाय बैल जो घास से आता है ना हरा हरा, ये उन लोग को हरा नहीं दिखता है, याद रखिएगा जी। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, इसीलिए पत्तियां क्या होती है, हरा दिखाई पड़ता है। यानी सभी रंग को जो लाल, बैंगनी, नीला को अवशोषित कर लेती है, तो बचता क्या, हरा वाला। तो हरा वाला ज्यादा दिखता है। ठीक है, चलिए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बताइए। क्या बोल रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है ना, उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार जो है बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु का दाब बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होता है। पुच्छल जो तारे होता है ना, उसकी पूंछ की दिशा सदैव होती है। कैसा होता है? वो होता है सूर्य से दूरी की ओर। कैसा होता है? पुच्छल तारे का पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूरी की ओर होता है, दूर की ओर होता है। क्या होता है कि सौर मंडल पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुष्कल तारे कहलाते हैं। सौर मंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुष्कल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल की संग्रह है और इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। कहाँ दिखाई? सूर्य से दूर दिखाई देती है। ठीक है, तो ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। छोटा छोटा वीडियो लाएंगे लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।